Good morning everyone, this is your Sonali Miss and today we will discuss about the moon Earth's only companion. ठीक है, हम मून के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का कंपेनियन कैसे है वो. ओके फाइन, अब स्टार्ट करते हैं. द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. मून क्या है? अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट जो है एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो हमारे पास अर्थ क्या है? प्लैनेट. और मून क्या है? सैटेलाइट जो उसके अराउंड रिवॉल्व करती है. इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट. फाइन. लाइक ऑल हेवनली बॉडीज इट हैज टू सेपरेट मूवमेंट्स. बाकी हेवनली बॉडीज की जैसे मून की भी टू सेपरेट मूवमेंट्स होती हैं. अब हम देखते हैं कौन कौन सी मूवमेंट शो करता है. एज यू ऑल नो, बाकी सारे प्लैनेट्स कौन सी मूवमेंट शो करते थे? रोटेशन और रेवोल्यूशन. तो वैसे ही हमारा जो मून है वो भी कौन सी मूवमेंट शो करेगा? रोटेशन और रेवोल्यूशन. ओके, देन इट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ. अब ये क्या करता है? हमारे पास अपने एक्सिस पे स्पिन करता है. उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन. और ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ. उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन. ठीक है. स्ट्रेंजली एनफ द मून takes almost the same time, 27 days and 7 hours to complete both the movements. So it is really strange कि जो मून है वो सेम टाइम लेता है अपनी रोटेशन और रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. कितना टाइम लेता है? 27 days and 7 hours. ओके, इसलिए जो दस इट ऑलवेज प्रेजेंट द सेम साइड टुवर्ड्स आवर अर्थ. तो इसलिए ये हमारे पास हमेशा सेम साइड जो है वो हमारे अर्थ की तरफ प्रेजेंट होती है इसकी. तो इसलिए जो उसकी अपोजिट साइड है, ठीक है, उसको हम नहीं देख सकते अर्थ से. ओके, देन द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, जो मून है वो कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर्स अवे. इतनी दूर है अर्थ से. एंड इट लुक्स वेरी स्मॉल, इसलिए बहुत ज्यादा छोटा दिखता है. ओके, नोबडी इज सर्टन हाउ द मून वॉज फॉर्म. किसी को भी इतना पता नहीं है कि मून कैसे बना था. बट पहले अर्लियर पीपल यूज टू बिलीव दैट इट वॉज द पार्ट ऑफ द अर्थ. पहले लोग क्या सोचते थे? वो ऐसा मानते थे कि जो हमारे पास मून है वो भी अर्थ का पार्ट है. बट वेन एस्ट्रोनॉट्स वेंट टू द मून, बट जब क्या हुआ? एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए, ठीक है, दे ब्रॉट सम रॉक सैंपल्स. तो वहां से वो कुछ रॉक सैंपल्स लेकर आए थे मून से. ओके, तो दो रॉक सैंपल्स ऑन एग्जामिनेशन हैव प्रूव दिस थ्योरी रॉन्ग. और वो जो रॉक सैंपल्स थे एग्जामिनेशन पे क्या पता चला? ठीक है, उनको अच्छे से देखने के बाद ये पता चला कि ये थ्योरी जो है रॉन्ग प्रूव हुई. इट इज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ अर्थ. ठीक है, वो जो रॉक सैंपल्स थे अर्थ का पार्ट नहीं थे. तो इसलिए जो लोगों का मानना था कि जो मून है वो अर्थ का पार्ट था, इट प्रूव्ड wrong. Okay, who knows, perhaps the moon was formed during the same time as the earth. किसको पता है? क्या पता मून उसी टाइम बना हो जब अर्थ बनी थी. Okay, then हम फर्दर चलते हैं. After so many expeditions under the Apollo project, now we know more about the moon than any other heavenly body. Okay, तो बहुत सारी खोज करने के बाद अंडर अपोलो प्रोजेक्ट अब हम जानते हैं मून के बारे में बहुत ज्यादा. किसी भी और हेवनली बॉडी से ज्यादा हम मून के बारे में अच्छे से जानते हैं आफ्टर अपोलो प्रोजेक्ट. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन सेट फुट ऑन द मून एंड दे फाउंड अपलैंड्स एंड वैलीज. तो हमारे पास यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो थे, फर्स्ट उन्होंने पहली बार जो कदम जिन्होंने रखा था किस पे? मून पे. उन्होंने वहां पे क्या फाउंड आउट किया? अपलैंड्स और वैलीज को. अपलैंड्स क्या होता है? एलिवेटेड पार्ट, ठीक है, लैंड का. और वैलीज वहां पे उन्होंने क्या की? फाइंड आउट की. ठीक है, पहली बार जो मून पे गए थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन. ओके, इफ यू सी द फोटोग्राफ ऑफ द मून टेकन फ्रॉम स्पेस इट शोज दैट द मून हैज नो लाइफ. और अगर आप फोटोग्राफ जो मून के स्पेस से लिए गए हैं वो देखोगे तो वो क्या शो करते हैं कि मून पे कोई भी लाइफ नहीं है. जो वैलीज हैं वो किससे भरी हैं? सूखी रॉक मटेरियल से बनी, रॉकी मटेरियल्स. ठीक है, ड्राई रॉक से बनी हुई है वो वैली. तो वो क्या शो करते हैं कि मून पे कोई भी लाइफ नहीं है. जो वैलीज हैं वो किससे भरी हैं? सूखी रॉक मटेरियल से बनी, रॉकी मटेरियल्स. ठीक है, ड्राई रॉक से बनी हुई है वो वैलीज. ठीक है, तो यू कैन कलेक्ट सम मोर फोटोग्राफ्स ऑफ ल्यूनर एक्सपीडिशंस अलोंग विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो अब हमें और भी फोटोग्राफ्स अवेलेबल हो सकती है. ल्यूनर किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? चांद के लिए. जब चांद की खोज के लिए और भी चीज, मतलब जब वहां पे खोज चल रही थी, एक्सपीडिशंस चल रही थी, और उसके वहां पे जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे आपको वो भी मिल सकते हैं. और उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा प्रोवाइडेड है. ठीक है, आप वो भी देख सकते हो. फाइन. Now moving further, like our Earth, the moon has no light of its own. हमारी अर्थ की तरह मून के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं है. ओके, जैसे अर्थ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वैसे मून के पास भी अपनी हीट और लाइट नहीं है. वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट ऑफ द सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. हम उसको ग्लोइंग देखते हैं हर रात को. नाइट स्काई में हमें कैसा दिखता है मून?
सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ग्लोइंग दिखता है। ओके, उसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। क्लियर? एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे। और जैसे जैसे जो मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, उसकी पोजीशन जो है सन के लिए जो भी उसकी पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ पे? अब आप यहाँ पे देख सकते हो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब वो मून पे गए थे तब की ये फोटोग्राफ है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन मून। अब हम बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 29 जुलाई 1969। 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो फर्स्ट ऐसे मैन थे जिन्होंने पहला कदम रखा था किस पे? मून पे। ओके, अब आप और भी नाम जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के ढूंढ सकते हो जो कहाँ गए थे? स्पेस में। तो आपने ये भी फाइंड आउट करने हैं नाम इनके। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, बट स्टिल आपको भी ये फाइंड आउट करने हैं। ओके, देन मूविंग फर्दर, दैट इज हाउ इट अपियर्स डिफरेंट ईच नाइट। इसलिए ये जो हमारे पास मून है वो हर रात कैसा लगता है? अलग लगता है। ठीक है, जैसे वो हमारे पास सन के अकॉर्डिंग अपनी चेंज करता है पोजीशन, जैसे जैसे वो रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के अराउंड, इसलिए हमें अलग अलग हर रात को अलग अलग मून दिखता है। इन रियलिटी द मून नाइदर डिक्रीजेज नॉन इंक्रीजेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम क्या सोचते थे कि मून जो है वो क्या करता है? इंक्रीज होता रहता है और डिक्रीज होता रहता है, बट रियलिटी में वो कभी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता जैसे मोस्ट पीपल बिलीव करते हैं। द मून ओनली अपियर्स टू चेंज इट्स शेप। बस वो दिखता है कि वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। कैसे? व्हेन द फार साइड ऑफ द मून फेसेस द सन। जब हमारे पास दूर जो साइड होती है मून की अपोजिट साइड, वो हमारे पास सन को फेस कर सकती है, तो वो वाली साइड इल्यूमिनेटेड हो जाती है, चमकने लगती है। ठीक है, देन वी कैन नॉट सी द मून। तो और उसके बाद हमें वो मून नहीं दिखता। ठीक है, तो जब हमें वो मून नहीं दिखता है तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, जब हमें मून नहीं दिख रहा है नाइट स्काई में तो वो कहाँ गायब हो गया? तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। ठीक है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? न्यू मून, जिसको हम हिंदी में या फिर वैदिक नेम जो है इसका न्यू मून का क्या है? अमावस्या। ठीक है, इसको बोलते हैं अमावस। ठीक है, जब आप बोलते हैं ना अमावस्या हो गई है, मून नहीं दिख रहा, उस नाइट को हम क्या बोलते हैं? न्यू मून। जब आपके पास मून विजिबल नहीं होगा आपकी नाइट स्काई में, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड न्यू मून। ओके, और उसके बाद ग्रेजुअली फ्रॉम अ स्लिम क्रीसेंट द शेप ग्रोज टू फुल मून। स्लिम क्रीसेंट मतलब पतला सा जो हमारे पास पार्ट हमें दिख रहा होता है या बिल्कुल नहीं दिख रहा होता है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डे क्या होगा? थोड़ा सा मून दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट दिखेगा आपको उसका। उसके बाद उसकी शेप जो है वो ग्रो करते करते, क्रीसेंट मतलब बढ़ता है वो। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते हमारे पास फुल मून बन जाता है 14 दिनों में, 14 डेज के पीरियड में टाइम में वो क्या बन जाता है? फुल मून बन जाता है। और उस नाइट को आप क्या बोलते हो? पूर्णिमा। जब आपको पूरा चांद दिखता है, फुल मून दिखता है, आप उस नाइट को क्या बोलते हो? पूर्णिमा। आई होप आपको पूर्णिमा और अमावस क्लियर हुआ होगा। न्यू मून को हम क्या बोलते हैं? अमावस, और फुल मून को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। देन दिस ब्राइट सरफेस स्लोली डिसअपियर्स अगेन इन अनदर न्यू मून। और ये जो ब्राइट सरफेस होगी, जो आपको फुल मून दिख रहा है, वो हमारे पास अगेन अनदर न्यू मून पे डिसअपियर हो जाएगा। उस टाइम आप 29 डेज एंड 12 आवर्स। तो जी कंप्लीट फेज होता है आपका। ठीक है, वो कितने दिन का होता है? 29 डेज और 12 आवर्स का होता है। फाइन। Scientists have discovered 134 moons in the solar system up to 2005. ठीक है, 2005 तक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कितने मून्स डिस्कवर किए थे? 134 मून्स। ठीक है, सोलर सिस्टम में 2005 तक। तो मरकरी एंड वीनस हैव नन। मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न के पास कितने मून्स है? 31। जुपिटर के पास कितने मून्स है? 60। यूरेनस के पास कितने मून्स है? 27। नेपट्यून के पास कितने मून्स है? 13। मार्स के पास है 2 मून्स एंड अर्थ के पास कितना है? 1 मून। ठीक है, द मून इज द 6th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द स्पेस। मून जो है वो 6th लार्जेस्ट सैटेलाइट है स्पेस में। द लार्जेस्ट बीइंग जुपिटर्स गैनीमीड एंड कैलिस्टो। ठीक है, और जो उससे भी ज्यादा 6th लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है स्पेस में? द मून। और लार्जेस्ट बीइंग जुपिटर की जो सबसे लार्जेस्ट है वो क्या है? गैनीमीड एंड कैलिस्टो। और सैटर्न की है टाइटन एंड नेपट्यून की है ट्राइटन। ये हमारे पास मून्स है अलग अलग प्लैनेट्स के, जो हमने आपको अभी बताए, और जिनके लार्जेस्ट हैं वो भी हमने नाम अभी डिस्कस किए। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, Earth's mass is 81 times that of the moon. अर्थ का मास जो है वो कितना ज्यादा है? 81 टाइम्स है
मून से। ड्यूरिंग डे द टेम्परेचर ऑफ मून रीचेज 108 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि दिन के टाइम पे जो मून का टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा हो जाता है, 108 डिग्री सेल्सियस। और जब नाइट होती है, वो रात हो जाती है, तब माइनस में चला जाता है, -150 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीजें, ये वैल्यूज देख के आप बता सकते हो, देख सकते हो कि कितना हाई टेम्परेचर हो जाता है ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट कितना लो टेम्परेचर हो जाता है। तो ये कंडीशंस जो है, इसकी वजह से ही लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है मून पे। इन्हीं कंडीशंस, इन्हीं टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारे पास जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है मून पे। द फुटप्रिंट्स लेफ्ट बाय एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट बी वाइप। जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स गए थे मून पे और जो उनके फुटप्रिंट्स हैं, हम उनको वाइप आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी वहां पे ना ही हवा है ना ही वाटर है जो उनको वाइप आउट कर सके फुटप्रिंट्स को। ओके, तो इसलिए वहां पे जो भी फुटप्रिंट्स लगे हैं एस्ट्रोनॉट्स के, वो वाइप आउट नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ। अब हम यहां पे देखते हैं, डू यू नो द मून हैज बीन नोन एज सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो क्या आपको पता है मून जो है वो बड़ी पहले से प्री हिस्टोरिक टाइम से जाना जाता है, ठीक है, वो विजिबल था। इट इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन। तो सन के बाद सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ, क्या है स्काई में, मून। इट वॉज फर्स्ट विजिटेड बाय सोवियत स्पेसक्राफ्ट। पहली बार सोवियत स्पेसक्राफ्ट जो है वहां पे गया था लूना 2 इन 1959 में। इट वॉज कॉल्ड ल्यूना बाय द रोमन्स। और रोमन्स जो है वो क्या बोलते थे, इसको ल्यूना बोलते थे। और सेलिन और आर्मीन्स जो है वो भी ल्यूना बोलते थे। अलग अलग नाम इन्होंने दिए हुए थे उनको, और अपनी बड़ी लैंग्वेजेस में, मिथोलॉजीज में अलग अलग नाम प्रोवाइड किए गए थे इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा व्हाट इज इट कॉल इन योर नेटिव लैंग्वेज। अपनी नेटिव लैंग्वेज को क्या बोलते हो, चंद्र, चांद, जो भी आप बोलते हो उसको, ठीक है। देन द मून इज ऑल्सो द ओनली बॉडी फ्रॉम विच सैंपल्स हैव बीन रिटर्न टू अर्थ। और ये एक ऐसी सिर्फ बॉडी थी जहां से हम सैंपल्स ला पाए अर्थ पे, ठीक है। तो इन द समर ऑफ 1994 द मून वॉज वेरी एक्सटेंसिवली मैप्ड बाय लिटिल स्पेस क्राफ्ट क्लेमेंटाइन एंड अगेन इन 1999 बाय ल्यूरर प्रोस्पेक्टर। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, जो मून है उसकी मैपिंग के लिए, ठीक है, तो क्या किया जाता है, लिटिल स्पेसक्राफ्ट है जो भेजे जाते हैं ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब यहां पे देखो आप, The rocks of the moon dates back to 3 to 4.5 million years, which are a great source to understand the solar system. अब हमारे पास क्या है, जो मून के रॉक्स हैं वो इतने पुराने हैं, ठीक है, उससे वो हमारे पास ग्रेट सोर्स है सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है, कि सोलर सिस्टम जो है वो कब से बना है, जो भी है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें उनकी रॉक की जो एज है वो कितने ईयर्स पुरानी है उससे भी मिलती है। और जो न्यू मिनरल डिस्कवर हुआ था मून पे, उसका नाम क्या था, इट वॉज नेम्ड आर्मलकुलाइट, ठीक है, क्या नाम था उसका मिनरल का, आर्मलकुलाइट, पार्टली टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ अपोलो 2, ठीक है, जो कहां से लिया गया है, अपोलो 2 के नाम से, एस्ट्रोनॉट्स आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कॉलिंस, ठीक है, इनसे लिया गया है, इनके नाम से आर्मलकुलाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला मिनरल जो है, न्यू मिनरल डिस्कवर हुआ था, वो उसका नाम दिया गया आर्मलकुलाइट, जो हमारे पास किन के, अपोलो 2 के जो एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है, उनके नाम से लिया गया है, ठीक है, आर्मलकुलाइट। फाइन। अब मूविंग फर्दर, सॉरी, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अदर मून्स इन द सोलर सिस्टम। आपने क्या करना है, जो बाकी मून्स हमने बताए, सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स हैं, उनके नाम ढूंढने हैं आपने। ओके, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे चेंजेस देख सकते हो मून की, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब नॉर्दर्न में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू मून, जब आपको विजिबल ही नहीं है मून, ठीक है। उसके बाद वैक्सिंग क्रीसेंट, मतलब थोड़ा सा बड़ा जब, और ठीक है बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा कम, फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग गिब्बस, जब थोड़ा सा और ऑलमोस्ट बनने वाला होगा फुल मून से पहले वाला, ठीक है, जब आप यहाँ पे देख सकते हो फुल मून, देन वैनिंग गिब्बस, ठीक है, अब थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, फुल मून के बाद अब डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, देन लास्ट क्वार्टर, उसके बाद वैनिंग क्रीसेंट जब बहुत ज्यादा घट जाता है, उसके बाद फिर से क्या आता है, न्यू मून। ये तो था फेजेस ऑफ मून इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यहाँ पे न्यू मून के बाद वैक्सिंग क्रीसेंट, वैसे ही देखो कटेगा, सॉरी, ये अब यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और इंक्रीज हुआ, देन फुल मून, देन उसके बाद थोड़ा कम होता है, फिर कम होता है, उसके बाद फिर से वैनिंग क्रीसेंट आता है, और फिर से न्यू मून नाइट आ जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे डिक्रीज होता है मून। ओके, नाउ
आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हमने पहले बात की थी, तो वो क्या होती है? इट इज अ मैन मेड बॉडी, इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन डिजाइन करता है? साइंटिस्ट ने डिजाइन की थी ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके यूनिवर्स के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। इट इज कैरीड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और ये हमारे पास कौन लेकर जाता है? सैटेलाइट जो है रॉकेट के थ्रू भेजी जाती है और जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड उस पर प्लेस कर दिया जाता है इसको, ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, स्पेस के बारे में। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर, और कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम जो है स्पेस में वो क्या है? इनसैट, IRS, एड्यूसैट एटसेट्रा। ठीक है, और भी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है रॉकेट लॉन्च, यहाँ पे शो किया पिक्चर में। उसके बाद रॉकेट जब हमारे पास फेल हो गया और वापस आ रहा है अर्थ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट, की सैटेलाइट कैसे एंटर करती है ऑर्बिट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिखाई गई है एड्यूसैट। ठीक है, उसकी पिक्चर प्रोवाइड की गई, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप अच्छे से पूछ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है कोई, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में मैसेजेस सेंड करके। ओके।